सामाजिक विज्ञान की दुनिया में दो विषयों का गहरा संबंध है जिनके बिना समाज और उसकी आर्थिक संरचना को पूरी तरह समझ पाना संभव नहीं। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र, ये दोनों विषय अलग अलग तो हैं, लेकिन एक दूसरे के बिना अधूरे भी हैं। जब भी हम समाज की बात करते हैं तो हमें मनुष्य की सामाजिक गतिविधियों और उसके रिश्तों को देखना होता है, और जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो इसमें धन, संसाधन और लोगों की आर्थिक गतिविधियां आती हैं। लेकिन क्या यह संभव है कि कोई भी व्यक्ति केवल सामाजिक जीवन जी सके और आर्थिक पहलुओं से दूर रह सके, या फिर केवल आर्थिक जीवन जिए और सामाजिक संबंधों से खुद को अलग रखे? यह असंभव है। समाज का ढांचा केवल भावनाओं और रिश्तों से नहीं चलता, इसे बनाए रखने के लिए संसाधनों की भी आवश्यकता होती है। इसी तरह कोई भी आर्थिक व्यवस्था समाज के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकती। समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान है जिसका अध्ययन सामाजिक संबंधों और उनकी जटिलताओं पर आधारित होता है। समाजशास्त्रियों के अनुसार इसका मूल उद्देश्य यह समझना समाज कैसे बनता है, कैसे चलता है और कैसे बदलता है। एक परिवार, एक गांव, एक शहर या फिर एक पूरा राष्ट्र, हर स्तर पर समाज के निर्माण और विकास की एक प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया केवल सामाजिक नहीं बल्कि आर्थिक भी होती है। मनुष्य अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अलग अलग सामाजिक संस्थाओं का निर्माण करता है, जैसे कि परिवार, विवाह, शिक्षा और धर्म। लेकिन इन संस्थाओं का आधार केवल सामाजिक नहीं होता बल्कि उनके पीछे आर्थिक तंत्र भी काम करता है। एक परिवार केवल भावनाओं पर नहीं चलता, उसके लिए धन और संसाधनों की भी आवश्यकता होती है। शिक्षा सिर्फ ज्ञान का आदान प्रदान नहीं है, इसमें भी अर्थशास्त्र की भूमिका होती है। इसी तरह धर्म और संस्कृति भी आर्थिक गतिविधियों से अछूते नहीं है। अर्थशास्त्र भी एक सामाजिक विज्ञान है जो मानव की इच्छाओं और उनकी पूर्ति के लिए उपलब्ध संसाधनों का अध्ययन करता है। यह मानता है कि मनुष्य की इच्छाएं असीमित हैं लेकिन संसाधन सीमित हैं। इसलिए अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि इन सीमित संसाधनों का उपयोग अधिकतम लाभ के लिए कैसे किया जाए। चाहे वह किसान हो जो अपने खेत में अनाज उगा रहा हो, या कोई मजदूर जो एक फैक्ट्री में काम कर रहा हो, हर व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए कोई ना कोई आर्थिक गतिविधि करता ही है। लेकिन क्या यह सब सिर्फ धन अर्जित करने के लिए होता है? नहीं, इसके पीछे सामाजिक कारक भी होते हैं। अर्थशास्त्र में उत्पादन, उपभोग, वितरण और विनिमय जैसे विषय आते हैं, लेकिन यह सारे कार्य समाज के भीतर ही होते हैं। जब कोई किसान अनाज उपजाता है तो वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए उत्पादन कर रहा होता है। जब कोई दुकानदार वस्तुओं को बेचता है तो वह केवल लाभ कमाने के लिए नहीं बल्कि समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी कार्य कर रहा होता है। इसी तरह जब कोई सरकार आर्थिक नीतियां बनाती है तो उसका प्रभाव केवल बाजार पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र का यह संबंध केवल आज का नहीं है, इतिहास में भी इसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सन 1700 और 1800 के बीच जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई तो समाज में भारी बदलाव आया। पहले जो लोग गांवों में रहते थे और खेती पर निर्भर थे, वे शहरों की ओर पलायन करने लगे। वे वहां फैक्ट्रियों में मजदूरी करने लगे, जिससे समाज की संरचना ही बदल गई। इस परिवर्तन ने समाज में आर्थिक असमानता को भी जन्म दिया। जहां एक और अमीर वर्ग और भी अमीर होता गया, वहीं गरीब वर्ग और भी गरीब होता गया। इसी तरह सन 1900 के दौरान जब समाजवाद और पूंजीवाद का टकराव बढ़ा तो समाज के हर तबके पर इसका असर हुआ। कुछ विद्वानों का मानना है कि अर्थशास्त्र समाजशास्त्र की ही एक शाखा है। जैसे कि प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने समाज को समझने के लिए आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया। वे मानते थे कि धर्म और संस्कृति का प्रभाव भी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। उदाहरण के लिए उन्होंने यह अध्ययन किया कि यूरोप में पूंजीवाद का उदय कैसे हुआ। उनका मानना था कि समाज की धार्मिक मान्यताओं ने वहां की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित किया। दूसरी ओर अर्थशास्त्री जॉन स्टुअर्ट मिल ने समाज को आर्थिक दृष्टि से देखा और इस बात पर जोर दिया कि आर्थिक क्रियाएं सामाजिक कारकों से प्रभावित होती हैं। लेकिन क्या केवल आर्थिक परिवर्तन ही समाज में बदलाव लाते हैं, या फिर सामाजिक परिवर्तन भी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं? यदि समाज में बेरोजगारी बढ़ जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि समाज में आर्थिक असमानता बहुत अधिक हो जाए तो क्या होगा? इन सवालों के जवाब आपको अगले भाग में मिलेंगे। जब समाज में बेरोजगारी बढ़ती है तो इसका असर केवल अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहता बल्कि समाज के हर क्षेत्र में महसूस किया जाता है। एक व्यक्ति जब काम की तलाश में भटकता है तो यह केवल उसकी व्यक्तिगत समस्या नहीं होती बल्कि उसका पूरा परिवार इससे प्रभावित होता है। बेरोजगारी के कारण व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा गिरने लगती है, उसके रिश्तों में तनाव बढ़ता है और मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। यह एक आर्थिक समस्या तो है ही, लेकिन साथ ही यह एक सामाजिक समस्या भी है। समाजशास्त्रियों का मानना है कि बेरोजगारी केवल आर्थिक नीतियों का परिणाम नहीं होती बल्कि सामाजिक कारक भी इसमें योगदान देते हैं। उदाहरण के लिए अगर समाज में शिक्षा का स्तर निम्न हो तो वहां बेरोजगारी की समस्या अधिक देखने को मिलेगी। इसी तरह अगर किसी समाज में जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव होता है तो कुछ वर्गों को रोजगार पाने में कठिनाई होगी।
अर्थशास्त्र बेरोजगारी को मुख्य रूप से श्रम बाजार के संदर्भ में देखता है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार बेरोजगारी तब उत्पन्न होती है जब श्रमिकों की संख्या अधिक हो लेकिन नौकरियों की संख्या कम हो। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में होती है तो कंपनियां नई नौकरियां देने के बजाय मौजूदा कर्मचारियों की छंटनी करने लगती है। इससे बेरोजगारी बढ़ती है और समाज में आर्थिक असंतुलन पैदा होता है। भारत में बेरोजगारी की समस्या विशेष रूप से गंभीर है क्योंकि यहाँ जनसंख्या वृद्धि की गति तेज है, लेकिन उस अनुपात में रोजगार के अवसर नहीं बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि समाज के अनेक वर्ग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। बेरोजगारी की तरह ही बाल श्रम भी एक ऐसी समस्या है जो समाज और अर्थव्यवस्था दोनों से जुड़ी हुई है। जब किसी समाज में आर्थिक असमानता बहुत अधिक होती है तो गरीब परिवारों के पास अपने बच्चों को काम पर भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। माता पिता सोचते हैं कि यदि उनके बच्चे स्कूल जाने के बजाय कमाई करें तो उनका परिवार आर्थिक रूप से स्थिर हो सकता है। ये आर्थिक तर्क तो समझ में आता है, लेकिन समाजशास्त्री इसे एक गहरी सामाजिक समस्या मानते हैं। जब कोई बच्चा शिक्षा से वंचित रह जाता है और उसे छोटी उम्र में ही काम करना पड़ता है तो उसका संपूर्ण भविष्य प्रभावित होता है। ऐसा नहीं है कि यह केवल भारत या अन्य विकासशील देशों की समस्या है। इतिहास में कई बार देखा गया है कि जब भी किसी देश में आर्थिक संकट आया वहां बाल श्रम की समस्या बढ़ गई। सन 1900 के प्रारंभ में अमेरिका और यूरोप में भी यही स्थिति थी, जब गरीब परिवारों के बच्चे कारखानों और खेतों में काम करने को मजबूर थे। लेकिन धीरे धीरे सामाजिक आंदोलनों और सरकारी नीतियों के चलते बाल श्रम पर रोक लगाई गई। भारत में भी इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन फिर भी यह समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। बेरोजगारी और बाल श्रम के अलावा आर्थिक और सामाजिक असमानता भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। समाजशास्त्री इसे केवल धन के असमान वितरण के रूप में नहीं देखते, बल्कि इसे एक व्यापक सामाजिक समस्या के रूप में समझते हैं। समाज में असमानता कई रूपों में पाई जाती है। आर्थिक असमानता, जातीय असमानता, लैंगिक असमानता और शैक्षिक असमानता। आर्थिक असमानता तब उत्पन्न होती है जब समाज के कुछ लोगों के पास अत्यधिक धन होता है जबकि बाकी लोग गरीबी में जीवन बिताने को मजबूर होते हैं। अर्थशास्त्र इस असमानता को वेतन, संपत्ति और उपभोग की दृष्टि से देखता है। कुछ लोगों को उच्च वेतन मिलता है जबकि कुछ लोगों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती। इसी तरह संपत्ति का वितरण भी असमान होता है। कुछ लोगों के पास कई घर, जमीनें और कारें होती हैं जबकि अन्य लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहने को मजबूर होते हैं। सामाजिक असमानता केवल आर्थिक स्तर तक सीमित नहीं होती। समाजशास्त्री ये मानते हैं कि असमानता का आधार कई बार जाति, लिंग या अन्य सामाजिक कारकों पर भी होता है। उदाहरण के लिए भारतीय समाज में जाति प्रथा के कारण कुछ वर्गों को लंबे समय तक सामाजिक और आर्थिक अवसरों से वंचित रखा गया। इसी तरह लैंगिक असमानता के कारण महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में उतना महत्व नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है कि समाज में कुछ लोग हमेशा अमीर रहते हैं और कुछ हमेशा गरीब? क्या यह केवल आर्थिक नीतियों का परिणाम है या फिर इसमें समाज की संरचना की भी भूमिका है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें एक और गहरे विषय पर विचार करना होगा। जब समाज में कुछ लोग हमेशा अमीर बने रहते हैं और कुछ लोग गरीबी से बाहर नहीं निकल पाते, तो इसका कारण केवल आर्थिक नीतियां नहीं होती, बल्कि समाज की संरचना भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समाजशास्त्री इस तथ्य को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखते हैं, जबकि अर्थशास्त्री इसे बाजार और उत्पादन प्रणाली के संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम गहराई से देखते हैं तो पता चलता है कि आर्थिक असमानता और सामाजिक असमानता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अर्थशास्त्र का मानना है कि कोई भी समाज उत्पादन, वितरण और उपभोग की प्रक्रिया से चलता है, लेकिन इन प्रक्रियाओं का प्रभाव सभी लोगों पर समान नहीं होता। जो लोग संसाधनों पर अधिक नियंत्रण रखते हैं वे अधिक धन अर्जित करते हैं, जबकि जो लोग संसाधनों तक पहुंच नहीं बना पाते वे आर्थिक रूप से पिछड़ जाते हैं। समाजशास्त्रियों का मानना है कि यह असमानता केवल धन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह सामाजिक संबंधों और सत्ता के समीकरणों में भी झलकती है। समाज और अर्थव्यवस्था के इस गहरे संबंध को समझने के लिए हमें आर्थिक समाजशास्त्र की अवधारणा को समझना होगा। आर्थिक समाजशास्त्र की एक उपशाखा है जो आर्थिक गतिविधियों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करती है। इसका उद्देश्य यह देखना है कि समाज की संरचना और सांस्कृतिक कारक किस प्रकार आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। इसका इतिहास देखें तो यह विचार सबसे पहले कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और एमिल दुर्खीम जैसे समाजशास्त्रियों के कार्यों में देखने को मिलता है। सन 1879 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री डब्ल्यू स्टैनली जेवंस ने सबसे पहले आर्थिक समाजशास्त्र शब्द का उपयोग किया। इसके बाद सन 1900 के शुरुआती दशकों में दुर्खीम और वेबर ने अपने सिद्धांतों में इस पर जोर दिया। दुर्खीम ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ समाज में श्रम विभाजन में इस बात को समझाने की कोशिश की कि कैसे अर्थव्यवस्था और समाज परस्पर जुड़े होते हैं। इसी तरह जॉर्ज सिमेल ने धन का दर्शन नामक पुस्तक में बताया कि कैसे पैसा केवल एक आर्थिक वस्तु नहीं है, बल्कि यह समाज में संबंधों को भी प्रभावित करता है। सन 1980 के दशक के बाद आर्थिक समाजशास्त्र ने फिर से गति पकड़ी।
मार्क ग्रानोवेटर जैसे समाजशास्त्रियों ने यह सिद्ध किया कि आर्थिक गतिविधियां सामाजिक संबंधों में अंतर्निहित होती हैं। वे मानते थे कि बाजार केवल एक आर्थिक संस्था नहीं है, बल्कि यह सामाजिक नेटवर्क से जुड़ा हुआ होता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति जब आर्थिक निर्णय लेता है तो वह केवल अपने लाभ हानि के आधार पर निर्णय नहीं लेता, बल्कि सामाजिक कारकों को भी ध्यान में रखता है। कार्ल पोलानी ने इस विचार को और आगे बढ़ाया और कहा कि मुक्त बाजार कभी भी स्वाभाविक रूप से विकसित नहीं होता, बल्कि यह समाज और राज्य की नीतियों के कारण अस्तित्व में आता है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी आर्थिक परिवर्तन समाज के बाकी हिस्सों से स्वतंत्र नहीं हो सकता। जब भी कोई सरकार आर्थिक सुधारों को लागू करती है तो उसका प्रभाव केवल व्यापार या उद्योगों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह समाज के हर वर्ग को प्रभावित करता है। समाज और अर्थव्यवस्था से जुड़े कई मुद्दे ऐसे हैं जो दोनों क्षेत्रों में समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इनमें से एक प्रमुख मुद्दा बेरोजगारी है, जिस पर हमने पहले चर्चा की थी। इसके अलावा बाल श्रम और आर्थिक असमानता भी दो ऐसे विषय हैं जो समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों के अध्ययन का केंद्र रहे। आर्थिक समाजशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह है कि इसने यह दिखाया कि आर्थिक गतिविधियां हमेशा सामाजिक संरचनाओं से प्रभावित होती हैं। उदाहरण के लिए, कोई भी व्यक्ति नौकरी ढूंढने के लिए केवल अपने कौशल और शिक्षा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वह अपने सामाजिक संपर्कों का भी उपयोग करता है। इसी तरह कोई भी व्यापार केवल बाजार की मांग और पूर्ति के नियमों पर नहीं चलता, बल्कि यह सामाजिक संबंधों, परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों से भी प्रभावित होता है। इसका एक स्पष्ट उदाहरण यह है कि कुछ व्यवसाय पारिवारिक नियंत्रण में पीढ़ियों तक चलते रहते हैं। भारत में कई व्यवसाय ऐसे हैं जो एक ही परिवार द्वारा दशकों से। उसने तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ा था, इसके पीछे एक कारण था। वह व्यक्ति अभी भी दिल से तुम्हें चाहता है और वह यह मानता है कि तुम्हें छोड़कर और तुम्हें धोखा देना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वह जानता है कि तुम्हारे जैसा कोई भी उसके जीवन में नहीं आएगा और वह आज भी अफसोस करता है। उसने तुम्हारे बारे में कई बार सोचा कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। वह तुम्हें चाहकर भी नहीं बता सकता। मेरे बच्चे, उसे लगता है कि तुम उसे अब भी नफरत करते हो, इसलिए वह तुम्हें अपनी सच्चाई नहीं बता पा रहा है। अगर तुम उसकी सच्चाई जान पाओ तो तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई नफरत नहीं रहेगी, बल्कि प्यार बढ़ जाएगा। लेकिन वह तुम्हें यह सब नहीं बता पा रहा है क्योंकि उसे लगता है कि तुम उसे नफरत करते हो। वह आज भी छुप छुप कर रोता है क्योंकि उसने तुम्हें छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया था। उसने तुम्हें रुलाया था और तुम्हारे पीठ पीछे वह किसी और से मिलने जाता था। मेरे बच्चे, यही सब बातें उसे भीतर ही भीतर तकलीफ दे रही हैं। उसका मन चाहता है कि वह तुम्हें सारी सच्चाई बताकर तुम्हें अपना ले, लेकिन कहीं तुम्हारे। इसलिए जब हम समाज और अर्थव्यवस्था के बीच संबंध को समझते हैं तो हम न केवल आर्थिक निर्णयों के प्रभाव को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, बल्कि समाज में बदलाव लाने के लिए अधिक प्रभावी नीतियां भी बना सकते हैं। यही कारण है कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों का अध्ययन केवल अकादमिक महत्व का विषय नहीं है, बल्कि यह समाज की वास्तविक समस्याओं को हल करने का एक महत्वपूर्ण साधन भी है।